बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सियासत के ऊपर तो बात होनी है, कौन से केसेस किन बुनियादों के ऊपर खारिज हो रहे हैं, किसको ज़मानत मिल रही है, किसकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो रही है, आने वाले दिनों में कानूनी मंजरनामा क्या बनेगा, आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहाद कौन कौन सा बन सकता है, कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं और किस पार्टी के खिलाफ हुई हैं, कौन ये समझता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि अगर ये पार्टी इलेक्शन के अंदर नहीं होगी तो हमारा बाइकॉट ही समझे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन के हवाले से जो मुमकिन तारीख मंजर आम के ऊपर आ रही है उसमें कितनी हकीकत है और गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामे जो भिजवाए गए हैं उनके पीछे मकासद क्या है, ये तमाम तर कोई मंजरनामे बात होनी है। लेकिन नाज़रीन, आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहाद कौन सा बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में अब जो राय रख रही है वो माजी करीब के अंदर राय क्यों नहीं थी? माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि मियाँ साहब से ज़्यादती हुई, माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि सबको अपनी हुदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। लेकिन अब की बार वो ये समझते हैं कि एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब की बार वो ये समझते हैं कि हमने 16 माह की जो हुकूमत की हमें इनके साथ नहीं करनी चाहिए थी। अब की बार ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अपनाया, इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है और उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा कि मियाँ साहब ने अपना बयानिया जो बदला है हमसे बाद में गिला ना करें। खुर्शीद शाह साहब ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई कि 16 माह आपके साथ रहे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भी बहुत से गिले कर रही है कि एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? मियाँ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात होगी तो ये सारी बयानबाजी खत्म होगी या मुलाकात का कोई इम्कान ही नहीं? नहीं, देखें, जो सियासतदान होते हैं, स्पेशली मियाँ साहब का जो मिजाज है या मियाँ साहब की जो सियासत है वो तो बड़ी इन लोगों के साथ हमेशा उन्होंने बातचीत करने को तरजीह दिया और वो करेंगे भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो आए हैं और इन सब के साथ रब्ता वो होगा उनका, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टीज के हेड्स हैं। लेकिन जो वो आजकल बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, मैं समझता हूँ इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने एक स्टांस लेना था, एक पॉलिटिकल साइड लेनी थी। तो वो समझते हैं कि शायद 16 महीने में कुछ लोगों को खिले गुजारियाँ, महंगाई लगी, कुछ मामला इस तरह के थे, तो लोगों का बहुत ज़्यादा शिकवा गिला गुजारी थी, तो उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समझते हैं लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, ये शौगर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मज़े लूटे वो तो 16 महीने की हुकूमत में इन्होंने लूटे हैं, सबसे अच्छी मिनिस्ट्री दी सबसे ज़्यादा। और शहबाज साहब तो मेरा स्वाय मेहनत के या भाग दौड़ के या पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकालने में, जिसमें डिफॉल्ट का वो एक खतरा था, रेड लाइन बिल्कुल सामने, तो वो लगे हुए थे। लेकिन बाकी बात करना, आपको याद होगा कि ये पीपल्स पार्टी वाले थे जो कहते थे कि हमने आज तक इस किस्म का प्राइम मिनिस्टर नहीं अच्छा देखा, शहबाज साहब की तरह का। हमने बड़े प्राइम मिनिस्टर से काम किया है। ये जी बिल्कुल, मैंने वो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का जिक्र किया, वो तो कहते थे कि आप उनके लिए वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म खुर्शीद और नरीद कमर वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है अब इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी उनका पॉलिटिकल एक मंशूर है, मोटिव है, वो लेके चलें और अपनी सियासत करें। यार राना साहब, क्या आने वाले वक्त में दोबारा कोई 12 रुकनी, 14 रुकनी या 11 रुकनी, 8 रुकनी इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है आपका? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे भी और पार्टी में भी ये सोच पाई जाती है कि हमने अपने अकेले पार्टी, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह पहले भी आपने देखा हम अपोजिशन में 2018 के इलेक्शन में इतना बुरा इलेक्शन था वो तांदरी के हिसाब से, या जिस तरह वो वहाँ पे इंटरफेरेंस हुई मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ जगहों से, तो उसके बावजूद हम पंजाब में जीते और फिर भी हमारी उसमें कोई 100 के करीब सीटें थी नेशनल असम्बली में। तो मैं समझे हमारी बड़ी पार्टी है। अब तो मियाँ साहब भी वापस आ गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो हम स्वीप करेंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद हुकूमत, अगर हमें तो ख्याल है कि हमारी बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं तो हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से, बारीक अक्सरियत से जीतेंगे। लेकिन
ये सारे फैसले इलेक्शन के बाद होंगे कि किस तरह गवर्नमेंट बननी है, किसने बनानी है और किस तरह चलना है आगे। लेकिन एक बात है कि अभी जो आप समझिए इलेक्शन में अलायंस, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हमारा अलायंस बनने जा रहा है। कुछ सीट की छोटी मोटी कहीं एडजस्टमेंट हो तो बिल्कुल हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कैरी कर सकते हैं। तो वो जो बड़े अलायंस वाली बात है वो मेरे ख्याल में मुझे तो नजर नहीं आ रही। अच्छा राणा साहब, एक समझ से बालातर बात है, अगर आप ये समझते हैं कि 16 महीनों में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले रही, वो बात आप पे कर रही है। आप ये कहते हैं कि वो इससे बरी जिम्मा होना चाहते हैं, क्या वो क्रेडिट से बरी जिम्मा होना चाहते हैं? ये एक अहम सवाल है। अगर ये क्रेडिट है तो मियां साहब इसका तज़किरा क्यों नहीं करते, वो पुराने दौर का तज़किरा क्यों करते हैं? या तो फिर कह दें कि ये डिसक्रेडिट वाला जमाना था और इसका बार कोई भी अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहता। नहीं, मेरा ख्याल है आप का यासर साहब शायद सही ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो ये क्रेडिट है कि हमने डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया या निकाला है, वो तो मेरा ख्याल है सभी हम बात करते हैं और इस पे कोई दूसरी रानी शहबाज साहब, हम सब लोग ये बात करते हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो ये क्रेडिट क्यों नहीं देते? तो मेरा ख्याल है वो शायद उनके पास ये शोभा नहीं था कि वो इसको करते। लेकिन उसमें हमने तो बात की थी शहबाज साहब ने भी कि उसमें काफी सारा रोल था बिलावल भुट्टो का भी, कि फॉरेन मिनिस्टर था और बाहर उन्होंने काफी इस पे दी, उन्होंने काफी शामिल की थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो दूसरा जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी महंगाई हो गई और बहुत लोगों के आम आदमी पे बोझ पड़ा, उससे शायद वो थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन आदमी की बात है तो उससे शायद वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस बात को बहुत पीछे ये बातें चली गई। अभी तो मेरा इलेक्शन की आमद है, तो हमें तो ये देखना है कि जो हम इस वक्त क्राइसिस मुल्क में है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी, वो किस तरह आनी है, किस तरह इलेक्शन को लेके आगे चलें और एक अच्छा इलेक्शन हो जाए जिससे मुल्क जो है वो आगे बढ़े। तो ये कहना कि जी वो 16 महीने में ये हुआ फलां हुआ, अब वो मेरा हाल दैट इज नो पास्ट और उसको हर बंदा जानता है, कोई आम आदमी भी जानता है, उसको बहुत वो चीजें पीछे चली गई। राणा साहब, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप ही की पार्टी है? बिल्कुल नहीं हमारी पार्टी। मेरा हाल जितनी वो इस वक्त हम पे तनकीद कर रहे हैं तो आपने देखा नहीं, तनकीद कर रहे होते तो ऑन चौधरी साहब, ऑन चौधरी आपको लेने जाते हैं, का डब्बा देने गए थे और हेलीकॉप्टर भी आपको मिलता है। ऑन चौधरी का देखें, ऑन चौधरी कैबिनेट में उधर बैठे रहे हैं और मैं उस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ कि उनका कोई शायद जाती तल्लक भी हो, जो मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो उनकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बातें करती हैं, मेरा इससे ज्यादा तो शायद पीटीआई भी नहीं कर रहे। जो आप बात कर रहे हैं, मियां साहब आए, उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको साफ मिल रहा है। उन्हें पीटीआई की जैली जमात समझ ले फिर? नहीं है, वो पीटीआई वाले हैं। हमने को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। आपको एक एक चेहरा नहीं नजर आ रहा, मुझे बताएं ना। हद हो गई राणा साहब, क्या ये जितने सामने लोग बैठे होते हैं वो पीटीआई से हैं या किसी और पार्टी से हैं? तो वो पीटीआई में आने से पहले कहां से थे जी? पीटीआई में आने से पहले कहां से थे? पहले मुस्लिम जमातों में थे, हमसे तो शायद भी गए हों, लेकिन वो लोग हैं वो जो बड़े सियासी पंछी हैं, हर वक्त वो उड़ते फिरते हैं और कभी उधर उस डाल पे कभी उस डाल पे। तो मेरा ख्याल है उसको हमारे साथ जोड़ना ये नहीं, वो एक पार्टी है और बड़ी, वो तो कहते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्टेबल्स आए हैं, जो पीटीआई में चले गए थे 2018 में, वो सारे उधर ही हैं। एक एक चेहरा देखें, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे देखें या नेशनल लेवल पे देखें, वो सारे उधर बैठे हुए हैं। अच्छा, और वो तो अच्छा राणा साहब, सबसे और वो पंजाब में, मैं दूसरा राणा साहब बताऊं, वो पंजाब में ये काम कर रहे हैं। पंजाब में तो आपको पता है मुस्लिम लीग खून है। अगर यहाँ पे वो कोई करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी, जरा जहानिया में मैं पढ़ा था कि वो ज्यादा कर रहे हैं, तो नेचुरली सबसे बड़ी पार्टी तो वोट बैंक तो मुस्लिम लीग नून क्या है पंजाब में, तो वो तो हम पे ही प्रेशर डाल रहे हैं ना। वहाँ पे वो जो कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी पे या पीटीआई पे या किसी और पे थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये तो बता दें, आप चूँकि इलेक्शन आपकी मर्ज़ी से होने हैं, तो इलेक्शन कब हो रहे हैं?
मेरा अपना ख्याल है कि मेरा ख्याल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। मैं अब तो बड़ी क्लियर बात है, जब इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है सर कि 30 नवंबर को वो तो पहले भी कह चुके हैं कई दफ़ा। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये आपको दो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने डाली हुई है, उन्होंने फिक्स की हुई है, उन्होंने टेकअप किया है इलेक्शन का ये 90 डेज वाला मसला। तो उसमें मेरा ये प्रोग्राम अपना देंगे, जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि ये डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ है, वो जाएंगे और वो अपना चाहे रिटर्न दें या जाकर बात करें कि जी हमारा ये प्रोग्राम है और हमारी ये डेट होगी। आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर एक पक्की जो डेट है वो दे देंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आखिरी हफ्ते में कोई दिन भी हो सकता है, 28 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन वो जनवरी के ही दिन होगा। और बताएंगे कि उन्होंने आज भी मैंने पढ़ रहा था कि कहा कि 30 को जब हम नोटिफाई करेंगे फाइनल हल्का बंदी, तो उसके बाद हम शेड्यूल दे देंगे। तो शेड्यूल तो उस वक्त आएगा, तो वो जनवरी का आखिरी हफ्ता ही है। अच्छा राणा साहब, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, फिर यासर साहब आपकी तरफ आएंगे। नहीं आखिरी ने भी टाइम है राणा साहब के साथ। मैं राणा साहब दूसरा सवाल कर नहीं ना सकता, की करिए राणा साहब आज मैं करता हूँ। अच्छा राणा साहब, ये तो मुझे बता दें, मियाँ साहब को मिलने शाहिदा खान बासित साहब लंदन गए, उस वक्त नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अब जब आके उन्होंने कुछ तनकीद की, कुछ बातें की, तो अचानक उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में पड़ गया और उन्हें एयरपोर्ट पर रोक भी लिया गया। ये क्या माजरा है? नहीं, मुझे तो देखे नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद खान का जो ये मसला है, पहले तो मेरा हाल वो केसेस जो थे जब नैब का एक्ट अमेंडमेंट उसमें आई है जो असेंबली ने पास की, पार्लियामेंट ने, तो उसके बाद शायद ये सारे केसेस खत्म हो गए थे। अब दोबारा वो रिवाइव हो गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर साबिक चीफ जस्टिस ने जाते हुए जो फैसला किया अमेंडमेंट से कि उसको उन्होंने कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये सेट असाइड कर दिया या स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो उसके बाद वो सारे केसेस हो गए हैं, रिवाइव हो गए हैं। उस वास्ते से ना हो तनकीद मियाँ साहब पे तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। शायद ने तो तनकीद किस तरह मुझे नहीं समझ आती कि वैसे तो उनके तनकीद जचती नहीं है उसकी जिस पार्टी ने इतनी इज्जत दी है उस पर तनकीद क्या करनी। लेकिन इशू ये है कि मियाँ साहब वो शायद को तनकीद की वजह से, तनकीद कौन सी की है उसने, बहुत ज़्यादा तनकीद है उसको, वो कहता है, वो तो कहता है मैं पार्टी में हूँ और मेरा लीडर नवाज शरीफ है। अच्छा राणा साहब, पहले हम सवाल ये पूछा करते थे कि नवाज शरीफ साहब को आने पे किन कानूनी मुश्किलात का सामना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आने वाले दिनों में किसी कानूनी मुश्किल का मियाँ साहब को सामना होगा? मेरा नहीं ख्याल मियाँ साहब के साथ जितनी भी वो 2017 का टाइम आप लोगों से ज्यादा कौन याद रखता है। हम तो इधर उधर भी भूल सकते हैं चीजें, लेकिन आपकी तो मेमोरी 50 साल पहले के वाकयात भी आप के ज़हनों में होते हैं। तो मेरा ख्याल 2017 का आपको पता है जिस तरह मियाँ साहब के केस चले, जो बेसिस थे, जिस पे सजाएं दी गई, जिस तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसमें मेरा दूसरी राय क्या है कि स्वायस के कि इतनी बड़ी ज्यादती शायद ही कभी, बन के रेडिकुलस थे वो सारे जो डिस्क्वालीफाई हुए वो कामा पे, तो उस पर क्या तबसरा हो सकता है। तो मेरा लाभ तो कोई रुकावट नहीं है, स्वाय एक डिस्क्वालीफिकेशन की बात करते हैं, वो 5 साल होगी इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है। खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी आप, तो ये सजा भी खत्म हो जाएगी। सजा कौन सी है? जिसमें अपीलें बहाल हुई हैं, वो तो सस्पेंड हुई है इस वक्त, सस्पेंशन के बाद ही होती है ना। वो तो जब अपील की तो उन्होंने सारी सस्पेंड कर दी, उस सस्पेंशन के बाद ही बेल होती है। ये लाजमी, अगर इजाजत दे तो एक मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी, ये सारा कुछ हो गया, यासिर बड़ा अच्छी बात की कि अब ये पूछना हमने कहीं मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ ये बता दें, आपकी पार्लियामेंट ने पास कर दिया बिल के नहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके हो गया, हम भी उसकी तायद करते हैं। जो आपने बिल पास कर लिया, पार्लियामेंट जो पास कर ले वो हमारे लिए तो लाजिम है, नहीं भी मानेंगे तो लाजिम है ही। तो अब उसमें कानून के मुताबिक 5 साल सज़ा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपने बनाया। मियाँ साहब ने सज़ा 5 साल नहीं काटी, तो अब कानून का कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर मियाँ साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है? नहीं, 5 साल की नाअहली है, उसमें डेट है जो ओकामा अली उन्होंने लाइफ डिस्क्वालीफाई किया था, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए उसको किया है। जो उन्होंने कहा जी आप डेट फिक्स करेंगे, ये ओपन है जो आर्टिकल है
कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उस वक्त उन्होंने लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, तो उस पर 5 साल मुकर्रर कर दी। अब वो 5 साल मियाँ साहब के गुजर चुके हैं डिस्क्वालीफिकेशन, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो सजाएं हैं वो डिफरेंट हैं। जो 2 अभी अपीलें चल रही हैं वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, तो उसमें उनकी सस्पेंशन हुई है उन सजाओं की। अभी वो टेकअप होंगी और मेरिट पे फैसला हो जाएगा। अच्छा, फर्ज वो करें तो कि आपने- वहां पे सजाएं बहाल रहती हैं, तो तब भी मियां साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? फर्ज क्या करें, जो 1% भी जिसमें कोई मेरिट नहीं है, जिसमें कोई मटीरियल नहीं है, मसलन वो एक सर ये तो इस्तेहकाक अदालत का है ना। फील्ड वाला मसला है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जहाँ मरियम बीबी क्विट हुई हैं और कैप्टन सफदर साहब, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब का भी इसके साथ कोई नहीं बनता, लिंक नहीं बनता है इसके साथ। आपने वो शायद जजमेंट वो तो उसी वक्त बात हो गई थी कि मियाँ साहब का लिंक नहीं बनता इसके साथ। अच्छा राणा साहब, ये बता दें, अगर 1%, आप दुरुस्त कह रहे हैं सारी बात, कोई ऐसा मामला आ जाता है कि मियाँ साहब को इलेक्शन की इजाज़त नहीं होती, तो फिर सेकंड मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ कौन उम्मीदवार होंगे? आप प्रिजम्पशन पे चलते हैं। जब देखें ना, मैं आपको बताऊं एक बात, सर अब अदालत का ये चीज़ें- फैसला ही नहीं आया तो मफरूज़े- assumption ही हो सकती है ना। मफरूज़े गलत है। मियाँ साहब आ चले चुके सर, हैं। मान ले मफरूज़ा गलती सही बता ही नहीं, नहीं। आप फाइनल मफरूज़े पे तो जजमेंट कोई हमारे चीज़ें नहीं पास तो, होती। फाइनल जजमेंट सर हमारे पास तो नहीं है ना, वो तो इस्तेहकाक अदालत का है। हम तो इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं ना। अगर हो गया तो ठीक, ना हुआ है, सजाएं बहाल रही, वो तो इस्तेहकाक अदालत का है ना, आपके बहाल कर कहने से तो ये नहीं, लग रहा है कि आप- जैसे सब आपकी कुछ ऐसी ठीक हो जाना है। ख्वाहिशों पे आप नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब देखें यासर मुझे तो पता है आपका राणा साहब, आपकी ख्वाहिशें जो है ना, राणा साहब इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं करता, मुझे पता है आपका सारा तोप का गोला मेरी तरफ ही आना है। नहीं ऑनेस्टली देखे ना, आप बजाय इसके कि इस पे बड़ा वावेला करें कि मियाँ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है, वो इंसाफ मिल रहा है, आपको तो इस वक्त ये सारा मीडिया पे होना चाहिए, बजाय इसके कि आप राणा साहब फिर मुझे एक बात बता दें, 11 साल आसफ अली जरदारी जिस केस में जेल में रहे, 9 साल 10 साल 11 साल बाद में मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में भी वो बरी हो गए, तो फिर उस पर ववेला भी बचना चाहिए था ना, उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी। देखो किसी पे जो बरी होता गया, जो किसी को रिलीफ मिलता गया, उस पर किसी ने बात तो नहीं बात नहीं की, जो उसको किस चीज़ की सज़ा, मियाँ साहब को भी सज़ा मिली, किस चीज़ की, क्यों मिले सज़ा? अगर मियाँ साहब ने गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सज़ा? हम तो ये कहते हैं। आसफ अली जरदारी ने गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सज़ा? चेयरमैन PTI ने अगर कोई गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सज़ा? जमीयत उलमा इस्लाम ने गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सज़ा? मतलब कोई भी हो, तो जिनको फिर आपके दौर के बनाए हुए केसेस में 9-9 10-10 साल जेल काटनी पड़ी, तो उस पर भी तो माजरत करनी बनती है ना फिर। नहीं मैं आपको बताऊं, जो चेयरमैन PTI का मसला है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसने जो काम किए हैं, साइफर वाला केस है, किसको नहीं पता कि उसने वो यूज किया है कि अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, तो ये तो इस तरह तो नहीं होता। ये जो चीजें जो उसने की हैं, चलो राणा साहब, कुछ चीज़ों की हमें इजाज़त नहीं है, हम उस पर डिस्कस कर ले। आसफ अली जरदारी साहब वाले पे आ जाते हैं। नहीं आसफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो हुकूमत थी या जो भी लोग थे, चाहे वो प्रेसिडेंट उस वक्त के थे, गुलाम इसाक या जो भी थे, वो केस बने, उसमें उन्होंने अपनी सफाई दी, बरी हो गए, तो इसमें कौन सी बात है। अच्छा राणा साहब, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होती है इलेक्शन से, तो हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए PTI का माइनस होना भी काबिल कबूल होगा? नहीं देखें, पार्टी को इससे कोई इशू नहीं है। पार्टी को तो यही है कि जिसने भी जो गलत काम किए हैं वो उसको फेस करे, और जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त पे जो क्लियर होंगे, जिस पे कोई ऐसे इशू नहीं होंगे जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो या इलेक्शन में लड़ सकता हो, वो इलेक्शन लड़े, हमें तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, यानी फिर आपको शख्सियात से इशू है, पार्टी से नहीं है? जी शख्सियात से इशू है, पार्टी से नहीं है? नहीं शख्सियात भी नहीं। आप लेट्स से कि कोई नीचे का बंदा कोई गलत काम में फंसा है या उसने किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो 5 साल पंजाब के और 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के, वो हर तरह की जो गलत किस्म की एक्टिविटी हुई थी। आपको नहीं पता पंजाब में किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही,
अच्छा, इसी पे आ जाते हैं। आखिरी सवाल मुझे राणा साहब छोड़े। हाँ, उस्मान बुज़दार साहब ज़ीरा पंजाब रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ट्रांसपोस्टिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सारा कुछ ठीक कह रहे हैं। क्या वो इतने तगड़े हैं कि कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच सकते? देखिए मुझे तो नहीं पता जी, वो केसेस मैं तो अखबारें पढ़ता हूँ साहब, जिन्ना तुहानू पता होना किसी ने भी नहीं पता ना करो कि मेरे जिन्ना राणा साहब ना राणा साहब करया करो, कभी कभार आप बहुत ना मासूम हो जाते राणा हैं। साहब ऐसे ना किया कि हमेशा तोपा का रुख साढ़े ना करया करो, कोई गल कर ही छड्या करो। राणा साहब, यासर साहब मेरी बात भाई, अगर उसने कोई वो मेरा मैं पढ़ता हूँ को उसको नोटिस वगैरह देते हैं, जवाब देता है, कोई हाई कोर्ट में जाता है, किधर जाता है, मुझे तो नहीं पता। मैं बुज़दार मेरे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसका फिक्र करूँ कि वो किधर है कौन। सर एक बंदे को आप ये कहें ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता रहा, सारा कुछ ये खा गया, अब आप कहें कि इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, वो नहीं खा गया, खाने वाले खा गए, वो तो खा गया होगा, चूंगा मूंगा खा गया होगा। आपको पता है कौन कराता रहा, कौन पैसे लेता रहा, किधर पैसे जाते रहे, किधर ऊपर जाते थे, क्या होता था। तो ये एक लंबी दास्तान है करप्शन की। वो किस तरह आपको उस पर रख ले प्रोग्राम, मैं बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होके अलकादर ट्रस्ट से होके तोशा खाने पे रास्ते में चीनी का क्या हुआ, वीट का क्या हुआ, चले इसके ऊपर अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल डिस्कशन ना। आपको ही पता है हर चीज का क्या। नहीं सर, आपकी जबानी सुनेंगे, मुस्तनद ज़राए से आएगी ना। मासूम आदमी तारे को सुनने आते थे, गल कर छड़ने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा तनवीर सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़दीक जिन लोगों ने जराइम किए हैं, या जो लोग पैराए के अंदर पूरा नहीं उतरते, SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे, या जो आईन पाकिस्तान की रोशनी के अंदर उस पैराए में नहीं पूरे उतर रहे जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके माइनस होने के बाद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें कोई एतराज़ नहीं है वो मैदान में आए, इलेक्शन लड़ ले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप माइनस करेंगे तो फिर हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। आने वाले दिनों में कानूनी तौर पे मुश्किलात जो मियाँ साहब को हैं वो तो क्लियर कट राना तनवीर हुसैन साहब कह गए हैं कि आप एजम्पशंस पे भी क्यों लेके जाते हैं कि मियाँ साहब के लिए कोई मुश्किल होगी। मियाँ साहब ने गलत भुगता है और मियाँ साहब जो हैं वो रिहा होंगे, बाइज़्ज़त बरी होंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, राना तनवीर हुसैन साहब तो इफ़ एंड बट्स में भी नहीं जाना चाह रहे, वो तो कहते हैं कि क्लियर कट बात है भाई वो तो इलेक्शन में उतरेंगे, हमारा तो कोई सेकंड उम्मीदवार भी नहीं। राना साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। राना साहब जो कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राना साहब के रूट्स बहुत अच्छे हैं। राना साहब फिर इलेक्शन के वाले से भी ठीक कह रहे हो? ठीक है, वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अभी तक उनकी बात ठीक है। लेकिन इस मुल्क के अंदर सियासत में फौरी तौर पर तब्दीली किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। यासर आप मुझे एक बात उन्होंने कही, बिल्कुल ठीक, हम भी इस बात की हमायत करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल आदमी है तो उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो किसी एक सियासी जमात में नहीं, वो तमाम सियासी जमातों के अंदर होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों में, कि जो क्रिमिनल है, जिसने करप्शन की है, जिसने इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ तकारीर की है, जिसने इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया। देखिए, सबसे पहले हमें अजीज़ है अपनी अफवाज, सबसे पहले अफवाज अजीज़ है, पाकिस्तान अजीज़ है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम अजीज़ है। अगर माजी में, मौजूदा वक्त में किसी ने कोई ऐसी हरकत की है, किसी ने कुछ भी ऐसा किया है, तो फिर नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो 5 लाख आदमी हो, 5000 आदमी हो, 5 आदमी हो, फिर सबको भुगतना पड़े। इंसाफ फिर सबके लिए ऐसा होना चाहिए। ढूंढ ने देखिए, आजकल तो आर्काइव से हर चीज़ मिल जाती है, 1 मिनट से पहले मिल जाती है, 1 साल पहले, 1 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले कौन किसको क्या कह रहा था, किसके किससे क्या राब्ते हैं, किसकी क्या ज़बान इस्तेमाल हुई, किसी ने फिज़िकल हमला किया तो किसी ने ज़ुबानी हमला किया, किसी ने हाईजैक की कोशिश करवाई, किसी ने जो है कुछ और चीज़ की, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी भी उसकी सियासी जमात से उसका तल्लक है, और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इलेक्शन से आउट करना चाहिए। वो इलेक्शन से आउट हो
उनकी जगह नए लोगों को लाएं। हर सियासी जमात में हज़ारों नहीं लाखों कारकुन मौजूद है, उनको मौका दें। जो ईमानदार है उसको मौका दें, उसको मौका दें जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल दे, उसको मौका दें जो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझे, उसको मौका दें जो पाकिस्तान के लिए जुर्बान अपनी जान कुर्बान करे, जिसका इलाज भी पाकिस्तान के अस्पतालों में हो, जिसकी तालीम भी पाकिस्तान के स्कूलों में हो, सरकारी स्कूलों में हो, जिसकी तालीम, जिसका इलाज, जिसका रहना, जिसका जीना, जिसका मरना इस पाकिस्तान में हो, जिसका बिजनेस इस पाकिस्तान में हो, जिसके बिजनेस का फायदा इस पाकिस्तान के आम शहरियों को मिले, भाई उसको बनाना चाहिए। मुझे करवा दें जी, मुझे करवा दें, मैं इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हर वो शख्स, यासर रशीद हो, वो आसिम हो, हमको नहीं मिलता, फारूक जोरी हो, शाहिद नहीं चौधरी हो, मिलेगा, कोई भी हो, हमको नहीं मिलेगा। भाई हमें इसलिए नहीं मिलेगा कि हम लोग खामोशी से देखते रहते हैं। हक लेने से मिलता है, हक वैसे कोई नहीं मिलता। ये हुक्म भी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, पुरअमन जद्दोजहद, पुरतशद्दुद नहीं, पुरअमन जद्दोजहद। ज़बान से इस्तेमाल कर लें, गाली से नहीं, वैसे कायल कर लें, लोगों को कायल करें। हमें मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन साहब को एक ज़ाब्ता बना देना चाहिए, और उस ज़ाब्ते में अगर आप 25 साल पहले केस का हवाला लेकर किसी को बरी करते हैं और किसी को सजा देते हैं। राणा साहब, इस पे कल भी मजीद बात हम कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। आखिरी 2-3 मिनट बाकी हैं। आज जो पीटीआई ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, आज नहीं की कल की है, जो कल हुई है मुलाकात, वो इजहार ताज़ियत करने के साथ साथ मुल्की उमूर और जो मंजरनामा सामने आया अफगानिस्तान से तजारत के ऊपर बात हुई है। तो ये क्या, ये इतने सख्त हरीफ जो हैं वो किस तरह मिल बैठ गए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सियासत में सियासी तौर पर आपको सख्त तरीन हरीफ होना चाहिए, लेकिन जब ज़ाती मामला हैं या ज़ात का मामला है या पाकिस्तान का मामला है तो उस पर आपको हरीफ नहीं होना चाहिए। देखिए मौलाना, मेरी जो असद कैसर साहब का बयान है, मैं तो उसके मुताबिक बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमने मौलाना साहब से सिर्फ गुफ्तगू की है, जाके उनकी वफ़ात जो हुई थी खुशदामन की, उस पर अफसोस की है, और वैसे आम सी गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप जाएं और जाके सियासी गुफ्तगू ना हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा बुरा हो गया? मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ में सियासी इख्तलाफ है, वो रहेगा। मैं आपको ये वक्त से पहले बता दूँ, ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहेंगे, लेकिन उसको ज़ाती इख्तलाफ की हद तक हमें नहीं ले जाना चाहिए। हमें उसे उस इख्तलाफ तक नहीं ले जाना चाहिए कि जिसके बाद वापसी का किसी के पास कोई रास्ता ना हो। अगर ये असद कैसर और बाकी लोग जो गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद चीज़ है, और इसी तरह बाकी सियासी जमातों को भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलकर एक दूसरे के साथ गम बांटना चाहिए। अगर पाकिस्तान की मुश्किलात हल करने के लिए इकट्ठे चल सकते हैं तो नहीं। मुझे बताएं, माजी में हमने पूरी ज़िंदगी देखा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों एक दूसरे को क्या ना कहते रहे। किसने किसके खिलाफ पोस्टर पंफलेट नहीं बांटे, किसने किसको चौकों में घसीटने की बातें नहीं की, किसने किस पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाए, किसने किसके खिलाफ मुकदमे का नहीं कहा। मोहतरमा के कत्ल का केस जो था, उसके अलावा उसमें किस किस का नाम नहीं दिया गया था, किसके हवाले से बात नहीं की गई थी। लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आया कि बदतरीन सियासी दुश्मन जो थे, बेहतरीन सियासी आपस में पार्टनर बन गए, और ऐसे पार्टनर बने कि उन्होंने हुकूमत में भी हिस्सा डाला, एजिटेशन में भी हिस्सा डाला, एक दूसरे को अच्छा भी कहा, एक दूसरे के साथ भी चले। तो ये तो चलता है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे दूं, जो खबर आप निकलवाना चाहते हैं ना, मासूम से बन के, आप भी आपके अंदर भी एक सियासी जमात वाला है ना थोड़ा सा, तो खबर जो आप निकलवाना चाहते हैं, नवंबर का महीना जो है ना, नवंबर का वस्त जो है, उसमें आपको ये सारी चीज़ों के जवाब बड़े क्लियर मिल जाएंगे। और नवंबर के वस्त में आपको पाकिस्तान की जी आपके साथ बैठने का, अगर नवंबर के वस्त में ही मुझे जवाब मिलने हैं सारे। चले फिर कल इस पे बड़ी डिटेल बात करेंगे और कुछ चीज़ें आपको देंगे जनाब। चले, मेहरबानी, आपने कल तक का वक्त दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात आपसे कल इसी सियासी मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। FN बट्स जो हैं वो कब तक क्लियर होंगे, उसको कल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।